आज जो हुआ वो कभी नहीं हुआ। यमन ने 2000 किलोमीटर, यमन से जो तेल अवीव का डिस्टेंस है 2040 किलोमीटर बल्कि मार की है। और जिस तरीके से मार की, जिस वेपनरी से मार की, जहां पर मार की, इसको लेके अभी तक लोग गफलत में हैं। आप एक भी न्यूज आउटलेट मुझे बता दीजिए जिसने ये बताया हो कि एक्चुअली आज क्या हुआ। बस इतनी सी बात आई है कि यमन ने हाइपरसोनिक हाइतेम 2 जो मिसाइल है उससे स्ट्राइक किया है तेल अवीव के पास। लेकिन कहां स्ट्राइक किया, क्या डैमेज हुआ, और जो अचीवमेंट यमन के हैं वो क्या है। सवाल यहां पर ये नहीं है, कुछ लोग घायल भी हैं इजराइल में बुरी तरह से। इजराइल को इतनी बड़ी चोट पहुंची है कि बता नहीं सकते। लेकिन आप जब इसकी असलियत सुनेंगे, आप जब इसकी कहानी सुनेंगे कि पूरा मामला क्या है, तो आप भी सन्न रह जाएंगे। यह आपको चौंका देगा, क्योंकि इससे जो मैंने रिसर्च की है वो फर्स्ट हैंड रिसर्च है, पूरी प्रक्रिया बताती है। उसके बाद देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीकर साहब का स्वागत है। उसके बाद जो हमास ने एक जो एल जेनीना एक जगह है राफा में, और वो एक मस्जिद के पास है। उस मस्जिद के पास भी एक अद्भुत ऑपरेशन हमास ने किया। वेस्ट बैंक में भी, रमल्ला में एक अद्भुत, एक नया तरह का ऑपरेशन फिर हमास ने किया। हिजबुल्लाह ने लगातार अपनी मार जारी रखी है, और बल्कि इजराइल तो अब आप सोचिए, तय मानिए कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में जा रहा है। हम आते हैं, देखिए, सबसे पहले यमन। इसको हम डिकोड करते हैं, ठीक से कायदे से डिकोड करते हैं, क्योंकि इसके पीछे अभी जो युद्ध शुरू होने वाला है लेबनान और इजराइल के बीच, जिसमें हमास और वेस्ट, और ये देखिए पूरे फिलिस्तीन के सवाल को नए सिरे से खड़ा कर देगा, क्योंकि 7 अक्टूबर नजदीक आ रहा है। और मैं जो आपसे कई दिनों से कह रहा हूं कि 7 अक्टूबर की एनिवर्सरी आ रही है, ये आज किसने और कहा? ये यमन ने कहा। यमन में यहिया सारी ने अपने बयान में, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने 2000 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल हमने मार दी, और एक तो जो बात उससे हुई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो उसने जो यहिया सारी ने कही कि 2000 किलोमीटर हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल मारी इजराइल में, 7 अक्टूबर जैसे जैसे नजदीक आएगा इस तरह के हमले और बढ़ते जाएंगे। और एक खबर बता दें आपको कि यमन के फाइटर्स का एक बड़ा हिस्सा हिजबुल्लाह की ओर वो रवाना हो गया है, और वो पूरा, क्योंकि उसको सऊदी अरेबिया के भी एक हिस्से से गुजर के, सऊदी अरेबिया की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सऊदी अरेबिया बिल्कुल चूहा बन गया, उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसके सामने कोई विकल्प नहीं रहा इसके सिवाय कि वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का साथ ले, और ये जो साथ दे। और ये जो रीजनल वॉर शुरू हो रही है हिजबुल्लाह और ईरान में, ये तय कर देगी। अमेरिका इसमें कूदेगा, ईरान इसमें ऑलरेडी है। रशिया के साथ जो नेटो की पूरी एक लड़ाई चल रही है वो नए सिरे पे पहुंच गई, जब आज रशिया ने साफ साफ कह दिया कि ऑल न्यूक्लियर ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर हमें 33 देशों ने अगर हम पर हमला किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, और बिल्कुल राइट है रशिया का यूज करने का। इसके पहले आपको बता दें, 1917 में जब लेनिन ने क्रांति की थी और सोवियत यूनियन धीरे धीरे बन रहा था, उस समय 1918-1922 के बीच रशियन सिविल वॉर हुई थी। और उस रशियन सिविल वॉर में 11 देशों ने, 11 यही फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलैंड, इस तरह जो इनके एलाइज, अमेरिका छोड़ के, क्योंकि अमेरिका उस समय वर्ल्ड पावर नहीं था, जो 11 देशों ने घेर के और व्हाइट आर्मी एक बनाई, जो कि लेनिन की और रशियंस की जो रेड आर्मी है उससे लड़ने के लिए 4 साल सिविल वॉर चली। मोर देन 1 मिलियन 2 मिलियन पीपल डाइड। और उसके बाद लेकिन विक्ट्री जो रशियंस की हुई, रशिया में जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी उनकी हुई, और पुतिन उन्हीं का उत्तराधिकारी है। अब हम आते हैं, देखिए, यमन के पूरी उससे। अब तसव्वुर करिए, आप इस बात का तसव्वुर करिए कि जहां पर आज यमन ने मारा है, एक एक पॉइंट को हम डिकोड करते हैं। जेरूसलम से तेल अवीव एक 94 किलोमीटर का हाईवे है, उसका नाम है हाईवे 1, उसको रूट 1 भी कहते हैं। वो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवे है और एक्सप्रेस लेन है, बल्कि उसमें एक लेन ऐसी भी है जो कई जगह जो रोड कटती हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ, एक वहां पर 2-3 सेटलमेंट्स हैं वहां की तरफ, तो उस पूरी रोड को एक पूरी लेन है जिसमें जो हैवी व्हीकल्स के लिए वो सुरक्षित है। और उसके अलावा जो उसकी ट्रैफिक है उसमें बहुत ज्यादा आवाजाही है। अब आप सोचिए कि इससे एक और खबर जुड़ी, इससे ये खबर जुड़ी है कि जब यमन की पहली खबर आई, यमन ने क्या कहा? यमन ने कहा कि हमने मारा है
और हमने बिल्कुल तेल अवीव के पास मारा है और 20 लाख इजरायली सिटीजन्स शेल्टर के लिए दौड़ रहे हैं। और ये हमने वीडियो में देखा, 20 लाख इजरायली शेल्टर के लिए दौड़ रहे हैं। और 20 लाख कैसे हुए? जो ये हाईवे है जेरूसलम से तेल अवीव, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई, जो 94 से लेकर 98 किलोमीटर तक का लंबा हाईवे है, इसमें ट्रैफिक ही इतनी ज्यादा रहती है। उसके बाद ये कम से कम 11 इजरायली शहर से होकर गुजरता है और 11 के 11 इजरायली शहर खाली हो गए। और ये वो शहर नहीं है जो लेबनान के पास है, ये बिल्कुल इजराइल का सेंट्रल इजराइल है, ये सेंट्रल इजराइल का पूरा इलाका है। और जो जिन 11 जिलों से ये पूरी हाईवे गुजरती है, वहां पर सारे जो देखिए 20 लाख, मतलब आप सोचिए इजराइल की पॉपुलेशन 70 लाख है, उसमें 20 लाख अरब है, उनको हटा दीजिए आप। ये जो प्योर जो 20 लाख जो ये जो सेटलमेंट्स हैं, इसमें 80% जूइश हैं। यहां पर आप बताइए इजराइल की कम से कम 1/3 पॉपुलेशन वो भागी कवर के लिए। अब आप सोचिए ये, और आपको बताएं क्या हुआ, आप मतलब ताज्जुब करेंगे सुन के कि जो हाइपरसोनिक हैतम जो मिसाइल हैतम 2 मिसाइल मारी है, इसको तो 27 जून को MSC सारा इजराइल की शिप उस पर भी मारी थी, उस पर भी मारा था किसने? यमन ने। और उस समय यह कहा गया था कि ये यमन ने कहा है कि ये हमने बनाई है, ये किया है, लेकिन जो ईरानियन मिसाइल्स जो यमन अडेप्ट करता है, जैसे उसकी जो फज्र मिसाइल वगैरह हैं, उसमें जो ऑप्टिकल सिस्टम लगे होते हैं, रडार सीकर्स, वो इसमें नहीं लगे थे। तो जब ये हो गया कि भाई यमन ने जो वर्जन बनाया है अपना हेतम 2, ये एक्चुअली फज्र सिस्टम पे नहीं बेस्ड है इजराइल की, बल्कि ये जो खैबर शिकन एक अर्लियर सिस्टम है मिसाइल्स का इजराइल की, उस पर बेस्ड है, जिसमें रडार सीकर्स नहीं है। तो इजराइल निश्चिंत हो गया, उसने कहा ठीक है, अगर ये लैंड पे मारते हैं हमारे, क्योंकि समुद्र में मारने का उनको उतना असर नहीं पड़ा, वो केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे मारा था, नहीं सॉरी 45 किलोमीटर की दूरी। तो उनको यह विश्वास ही नहीं था कि इस तरह से 2000 किलोमीटर पे कोई मिसाइल जो यमन क्लेम कर रहा है उसके पास है भी कि नहीं। और जो सबसे बड़ी बात कि वो मिसाइल जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो हेड सिस्टम है, जो ब्लैक एरो सिस्टम है इजराइल का, वो उनको अवॉइड कर पाएगा, ये इजराइल मानता ही नहीं था। मतलब इस चीज को एकदम निगेट कर दी थी। और आज उसने सारे इंटरसेप्टर्स को, न केवल इजराइल के बल्कि सऊदी अरेबिया के, जॉर्डन के, तमाम जगह के इंटरसेप्टर्स को, सबको उसने बीट करके ये काम हासिल किया है आज। तो ये देखिए जो पूरा हुआ है कि हेतम 2 जो मिसाइल है, जो सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल है। अच्छा हाँ, इसके पहले आपको बता दें कि यमन ने इजराइल पे जुलाई में ड्रोन पे हमला किया था, तेल अवीव के अंदर एकदम, और उसमें एक IDF का सोल्जर मारा गया था, जो खुद बहुत बड़ा अत्याचारी था, वो मारा गया था उसमें। लेकिन वो ड्रोन था, ड्रोन से आप मार सकते हैं इतने लंबे डिस्टेंस, मिसाइल से मारना एक अलग बात है। मिसाइल से असर क्या होता है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, तेल अवीव से पूरब एक शहर है लोड, करीब 23-24 किलोमीटर तेल अवीव से वो पूरब लोड है। लोड जो शहर है उससे ये जेरूसलम और तेल अवीव का जो हाईवे है वो गुजरता है। लोड में एक जगह है कफ्र देनियाल में सीधे ये मिसाइल लगी, और जब ये सीधे वहां पर फटी है, इजराइल कह रहा है कि कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ। सही बात है, ये नुकसान आपको अभी बताते क्या नुकसान हुआ। कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी सेटलमेंट में जाके फटी, वो कफ्र देनियाल के ओपन एरिया में एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन अब आप सोचिए, ध्यान दीजिए, लोड जो है उससे 5.5 किलोमीटर साउथ वेस्ट एक जगह है रामले, 5.5 किलोमीटर साउथ वेस्ट रामले, जहां पर गिरेज पावर प्लांट है इजराइल का। जब ब्लास्ट हुआ 5.5 किलोमीटर आगे लोड के पास, 5.5 किलोमीटर साउथ वेस्ट, उसके फ्रैगमेंट्स गिरे आके, वो लगे गिरेज पावर प्लांट पे। और सुनिए, लोड से करीब 19 किलोमीटर साउथ ईस्ट एक और जगह है मोदीन, और मोदीन का जो रेलवे स्टेशन है उस पर सीधे अटैक हुआ। आप देख सकते हैं कि मोदीन का जो
रेलवे ट्रैक है जो एक तरह के खंभों पे खड़ा हुआ है, उस पर सीधे हमला हुआ। और ये मिसाइल नहीं थी, मिसाइल तो 19 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुई। यानी इस मिसाइल में जो यमन ने मारी है, इसमें यह कैपेबिलिटी है 5.5 किलोमीटर साउथ वेस्ट और 19 किलोमीटर साउथ ईस्ट जाके उसके फ्रैगमेंट्स गिरे हैं। और अगर आप देखिए तो लोड के वेस्ट में करीब 23 किलोमीटर में तो तेल अवीव आ जाता है। तो अगर थोड़ी सी मिसाइल ये उधर पड़ती तो तेल अवीव के सीधे उसमें पड़ती, और तेल अवीव पे तो सीधे अब मारने का पूरी तरह से यमन ने घोषणा ही नहीं करती। मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि यमन के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो सीधे मार सकता है। आप एक चीज और देखिए, जो आज 20 लाख जो लोग जो भागे इजराइल के, वो क्यों भागे? क्योंकि इतने दूर फ्रैगमेंट्स गिरेंगे उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कफर देनियाल में जो लोड है उसके पास जो जो एक्सप्लोजन हुआ, भयंकर एक्सप्लोजन, उसकी जो वो पूरा 19-20 किलोमीटर तक सुनाई पड़ा। और सुनाई पड़ने के बाद जो फ्रैगमेंट्स उसके गिरे, उससे भगदड़ मच गई कि अरे भाई ये तो क्या यमन ने मार के फेंक दिया है, इससे तो फ्रैगमेंट्स गिर रहे हैं इतने लंबे लंबे, और उस मतलब इतनी जो इतना डिस्टेंस कवर करते हुए। ये कौन सी टेक्नोलॉजी यमन के पास है? और यमन में इस बार देखिए वही बात है, छद्म, जो छद्म की चीज है वो यमन ने अपने साथ रखी। 27 जून को जो हमला उसने किया था सारा शिप पे, उसमें ऑप्टिकल या रडार सीकिंग उसमें उस मिसाइल में वो एलिमेंट नहीं था। लेकिन उसके बाद यही तो प्रॉब्लम है इजराइल और अमेरिका की, ये नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते कि रेजिस्टेंस इवॉल्व करता है। रेजिस्टेंस कोई जड़ ताकत नहीं है, जो प्रतिरोध की ताकतें हैं वो लगातार सोचती हैं। वो भी उनका साइंटिफिक माइंड है, वो अपने रिसोर्सेज, सीमित रिसोर्सेज में वो क्या से क्या कर सकती हैं वो आप नहीं जानते। वो आप उसको समझने के लिए अमरीश मिश्रा स्वीट्स का चैनल देखिए। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, किसी ईगो के साथ नहीं कह रहा हूँ, कि कहाँ से कहाँ हम लोग बिना किसी रिसोर्सेज के पहुंचे, और आप सबकी मदद से। और हम फिर आपसे एक अपील करेंगे, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा कहना, कि इस वीडियो को तो पूरा देखिए। मैं कहता हूं रोज की 10 से 15, ये नहीं, पूरे का पूरा वीडियो आपको देखना है। क्योंकि इससे देखिए एक युद्ध छिड़ा हुआ है कम्युनिकेशन क्षेत्र में, मीडिया में युद्ध छिड़ा हुआ है। कोई इस कहानी को नहीं बता रहा है यमन की, कि यमन ने क्या अचीव किया। इतनी दूर दूर तक फ्रैगमेंट्स गिरे हैं। 20 लाख इजरायली भागने पे मजबूर हो गए। 20 लाख, याद रखिएगा, 70-80 लाख उनकी पॉपुलेशन है। अब आप सोचिए, ये देश लेबनान से लड़ेगा, लेबनान जो मार करेगा वो आप देखिए, उससे तो कितने लोग मारे जाएंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि गिलिलोल जो बेस में तेल अवीव के पास जो हिजबुल्लाह ने मार की, उसके बाद जो ऐन हिरिशम जो जगह है वहां जो मार की, सैकड़ों इजरायली मारे गए, हजारों घायल है। अभी तक उसकी फिगर ही बस एक फिगर आई है, 22 मारे गए, एक जगह 100 घायल है। उसके अलावा जो जितने 22 मारे गए, 74 घायल हैं। उसके अलावा जो एन हरिशिम में मारे गए उसके तो फिगर्स भी नहीं आए। और आपको एक बात बताएं, आज जब यमन ने मारा उसके बाद हिजबुल्लाह ने 60 रॉकेट मारे उसके तुरंत बाद। और पूरा जो गैलीली जो रीजन है, मैंने आपको कल बताया था कि जो टिबेरियस रिवर है वहां तक, लोअर गैलीली तक जो एक पहुंच हो गई है हिजबुल्लाह की, जिसको लेके इजराइल बहुत परेशान है। उसी एरिया, उसके और उसके आसपास के एरियाज में मारा, और फिर से आग लग गई। और ऐसी आग लगी है कि आप सोचिए, इजराइल आज तबाह है। जहां 20 लाख लोग एक शेल्टर के लिए दौड़ रहे हैं, और उधर उनका जो नॉर्थ है, जो लेबनान से लगा हुआ है, वहां पर आग लगी हुई है। कल और आज को मिला के हिजबुल्लाह ने जो मार की है उसकी वजह से आग लगी हुई है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि ईरान जो अपना रिस्पॉन्स देगा ना, वो इतना खतरनाक होगा, और वो इस तरह का नहीं होगा कि एक बार में सब खत्म। वो धीरे धीरे मारेगा, वो धीरे धीरे एक एक वार करेगा। पहले खंजर से करेगा, फिर बंदूक से करेगा, फिर मिसाइल से करेगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार इस तरह के रेजिस्टेंस ऑपरेशंस हुए, जिसमें खंजर से भी मारा गया, जिसमें गोली मारी गई। जॉर्डन से रेजिस्टेंस फाइटर्स आए, उन्होंने गोली मारी। उसके बाद मिसाइल्स मारी गई। उसके बाद जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मशीन गन का यूज करके और जिस तरीके से लड़ रहा है, कई घटनाएं मैंने आपको बताई जो लगातार वेस्ट बैंक में घट रही है। और अभी एक घटना बड़ी जो हमास ने अंजाम दी है, एल जनीना जो नेबरहुड है ईस्ट राफा का,
उसके बारे में तो आप सोचिए कि वो एक एक पूरा जो ईस्ट जेनेना है वो भी एक सेमी सर्कुलर एक शेप में, अच्छा बम्बार्डमेंट से वो ऐसा हो गया है सेमी सर्कुलर शेप में, उसका एक हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया है। और उसके पास एक मस्जिद है, उस मस्जिद में को इजरायली कई बार दूषित कर चुके हैं, लेकिन उस मस्जिद में बार बार इजरायलियों का ये कहना है, अब ये देखिए मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूँ, इजरायलियों का ये कहना है कि वहां पर हमको अजीब सी फीलिंग होती है उस मस्जिद में। हम इजरायली सोल्जर्स घबराते हैं वहां जाने में, क्योंकि एक तो वहां पर रेजिस्टेंस फाइटर्स मारते हैं उनको, दूसरी बात उनको कुछ एटमोस्फेयर अजीब सा लगता है, रात को वो सो नहीं पाते वहां उस मस्जिद में। अब सवाल यह है कि ये मैं उस क्षेत्र में जा नहीं रहा हूं, मैं उस फील्ड में नहीं जा रहा हूं, मैं इस पे जा रहा हूं कि हमास ने आज वहां पर क्या किया। तो आज देखिए 3 जगह से इजराइल ने उस क्षेत्र पे हमला किया, और ये उसमें ये बात भी थी, उसके कमांडर ने कहा हम देखते हैं क्या है, इस मस्जिद में कोई भूत वूत नहीं, कोई सुपर नेचुरल ये चीज़ नहीं होती। और उसने ये भी कहा कि हमने तो इस्लाम पढ़ा, इस्लाम भूत वूत को नहीं मानता है, ऐसा ऐसा उसके कमांडर ने कहा, जूश कमांडर। अब 3 जगह से हमला हुआ, एक तो एक D9 बुलडोजर आगे बढ़ा, उसके पीछे एक रेस्क्यू फोर्स थी इन्फेंट्री की, और उसके साथ साथ एक ट्रूप कैरियर था, और ट्रूप कैरियर में और फौजें भरी हुई थी। अब ये 3 जगह से आ रहे हैं, और हमास ने मस्जिद के ऊपर जो छत है, अच्छा मस्जिद के ऊपर वहां 2 छत है, वहां पर एक मस्जिद की छत है और एक एक्सटेंशन है जहां से घर शुरू हो जाते हैं, वहां दूसरी छतें हैं। तो वो ऐसी जगह प्लेस था कि मस्जिद और जो घर शुरू हो जाते हैं, जो आरपीजी लॉन्चर से जिसने मारा, जो हमास का फाइटर, वो ऐसी जगह प्लेस था बिल्कुल बीच में, एकदम बीच की एक्सेस में। वो तो देखिए इन लोगों की इन लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है, वे लोग तो एकदम बीच से उसने सबसे पहले D9 बुलडोजर पे सीधे मिसाइल मारी। जब D9 बुलडोजर पे मिसाइल मारी तो उसके बाद जो रेस्क्यू फोर्स पीछे थी वो आगे बढ़ी। अब उस रेस्क्यू फोर्स को पूरी तरह से छोड़ दिया गया, उस पर कोई हमला नहीं हुआ। जो मस्जिद के आसपास नीचे हमास फाइटर्स थे, उन्होंने जो ट्रूप कैरियर आ रहा था, अब जैसे D9 बुलडोजर राइट से आ रहा है वो, और ट्रूप कैरियर लेफ्ट से आ रहा है, और उधर रेस्क्यू फोर्स D9 बुलडोजर के पीछे, तो जो लेफ्ट में जो पर्सनल कैरियर आ रहा था उस पर मारा। उसको उम्मीद ही नहीं था कि हम पे मारेंगे, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि D9 बुलडोजर पे कोई ना कोई वार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस करेगा और उसके पीछे की रेस्क्यू फोर्स आके फिर उनका मुकाबला करेगी। लेकिन उन्होंने पर्सनल कैरियर पे मार दिया जहां 19 सोल्जर्स थे उसके अंदर, और वो धू धू करके जलने लगी। उसमें जो एक एक्सप्लोजिव डिवाइस से मारा, और उसके बाद जो उस पर मशीन गन से लगातार तड़ातड़ पूरी फायरिंग हुई, और उस फायरिंग की वजह से जो 19 इजरायली सोल्जर्स थे उनको बाहर आना पड़ा। अब वो रेस्क्यू फोर्स बड़ी थी, इस बार करीब 60 से 70 IDF सोल्जर्स थे, क्योंकि उनकी ये प्लानिंग थी कि आज हम हमास फाइटर्स को फंसा देंगे। 60 से 70 जो रेस्क्यू फोर्सेस को ये नहीं समझ में आया कि D9 बुलडोजर में जो हुआ है, और जो वहां 3-4 लोगों का क्रू है उसके पास उसको बचाने जाएं कि यहाँ जो 19 से 20 सोल्जर्स फंसे हुए हैं। तो वो 2 भाग में डिवाइड हो गए, एक भाग आगे D9 बुलडोजर की तरफ बढ़ा, छोटा भाग, बड़ा भाग पर्सनल कैरियर की तरफ बढ़ा। लेकिन पर्सनल कैरियर के पास माइंस बिछी हुई थी, और वो माइंस एक्सप्लोड कर गए। गाजा में देखिए ये हुआ है पहले, लेकिन गाजा में इस तरीके से जो माइंस एक्सप्लोड किए हैं इधर के दिनों में, जो इसके पहले जो करीब 2 महीना पहले कई जगह माइंस एक्सप्लोड किए हैं मरकवा टैंक्स के ऊपर, लेकिन सोल्जर्स, इन्फेंट्री सोल्जर्स के ऊपर ये शायद दूसरा या तीसरा केस है माइंस एक्सप्लोड करने का गाजा में, इन्फेंट्री सोल्जर्स के ऊपर। अब इन्फेंट्री सोल्जर्स को उम्मीद ही नहीं थी कि यहां माइन होगी, क्योंकि अभी तक टैंक्स जो थे वो ध्यान रखते थे, और ये था कि उनके आगे माइंस बिछ हो सकती, लेकिन इन्फेंट्री सोल्जर्स के आगे माइंस उड़ गई। उसके साथ इन्फेंट्री सोल्जर्स, कम से कम 6 इन्फेंट्री सोल्जर्स मारे गए, और बाकी घायल हुए। उधर जो 19 पर्सनल कैरियर में जो IDF के सोल्जर्स थे उनका तो कुछ पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं कि वो कहां, क्योंकि वो पीछे हटे। उसमें से कुछ को हमास ने क्लेम किया है कि गिरफ्तार कर लिया, और पीछे से एक PFLP की भी यूनिट आ रही थी, उसने भी गोलियां चलाई। वो किसी दूसरे मिशन में जा रही थी, उसने देखा ये मिशन चल रहा है, उसने भी इस पे गोलियां चला दी। अब आप ये बताइए कि इस पूरी परिस्थितियों में, इस पूरी रणनीति में इजराइल कहां खड़ा है, अमेरिका कहां है?
और आपको बताएं एक चीज, बड़ी बात, जो जैसे चाइना है, चाइना और नॉर्थ कोरिया, चाइना ने अभी एक कॉन्फ्रेंस चाइना में चल रही थी जिसमें रशिया भी था, तो चाइना ने यह डिक्लेयर कर दिया, अच्छा, और जो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस रशिया और चाइना ने की जिसको ओशन 2024 कहा जाता है, खासतौर पे पैसिफिक ओशन में, लेकिन वो अटलांटिक ओशन में भी तमाम और जगह भी हुई। तो वहां पर तो चाइना ने यह कह दिया है कि अगर नेटो हमला करता है रशिया के ऊपर और इस तरह से घेर के, और जो ऐसी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं यूक्रेन को देता है जो रशिया पे सीधा हमला करेंगे, तो हम भी नहीं चुप बैठेंगे। नॉर्थ कोरिया ने भी कह दिया, नॉर्थ कोरिया ने तो कह दिया है, अपने न्यूक्लियर जो उनके साइंटिस्ट हैं उनसे कह दिया है कि तुम तैयार रहो। ये देखिए पूरी स्थिति एक बड़ी जबरदस्त बनती जा रही। उसके बाद देखिए आज जो पोप हैं, जो कैथोलिक चर्च के पोप हैं फ्रांसिस, उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा कि ना कमला हैरिस चूज बिटवीन द लेसर इविल इन द अमेरिकन इलेक्शन, क्योंकि कैथोलिक क्रिश्चियन जो अमेरिका के हैं वो डायरेक्शन मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कमला हैरिस इज अ बेबी किलर, कि इस बाइडेन की रिजीम में ये वाइस प्रेसिडेंट थी, गाजा के बच्चे मारे गए, उनको हथियार अमेरिकन ने दिए। पोप ने मोहर लगा दी हमास के वर्जन पे। पोप ने कहा कि कमला हैरिस तो बेबी किलर है, और ट्रंप को उसने कहा ये तो इमिग्रेंट किलर है, ये इमिग्रेंट्स को अंदर नहीं आने देता। सो अब हम क्या कहें कि इसको चूज करो, चूज बिटवीन द लेसर इविल। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो पहले भी बोल चुके हैं इस पे, उन्होंने गाजा के नरसंहार को, क्योंकि कई क्रिश्चियन भी वहां चपेट में आए हैं और क्रिश्चियन फिलिस्तीनी वो पूरी तरह से हमास के साथ हैं, तो उन्होंने इसके पहले भी बोला है। लेकिन इस तरीके से इस मौके पे जो पोप ने कहा है उससे बड़ा एक बवाल मचा। उसके बाद आपको बता दें कि आज लेबनान बॉर्डर पे कुछ एक इजरायलियों ने, मोसाद के एक गैंग, वहां पर क्रिमिनल गैंग्स भी मोसाद ऑपरेट करता है लेबनान इजराइल बॉर्डर पे, जो माम स्मगल करते हैं प्रो इजरायली फोर्सेस को लेबनान के अंदर। वहां पर एक इराकी जासूस को, जो इराकी मतलब एंटी इजराइल जो काम कर रहा था, उसको इन लोगों ने छुपा के रखा था, और लेबनान ने एक कमांडो ऑपरेशन करके, और उसको करीब 11 दिन से रखा हुआ था, टॉर्चर कर रहे थे। लेबनान ने एक कमांडो ऑपरेशन में उस इराकी को छुड़ा लिया, और उस इराकी को छुड़ाकर वापस पहुंचा दिया। वो कतई हिजबुल्लाह का आदमी निकला। अब आप सोचिए, अब ये एक और ये चेन बनाता है कि लेबनान से वो शायद जॉर्डन की तरफ जा रहा था, क्योंकि जॉर्डन से साफ इराक कह चुका है कि जॉर्डेनियन रेजिस्टेंस को हम ट्रेन भी करते हैं, हम उसकी मदद भी करते हैं। अब आप ये बताइए कि इस पूरी परिस्थिति में जो एक जो इस रीजन की परिस्थिति बन रही है, इसमें सऊदी अरेबिया बौना हो गया है, जो लैंड रूट जिससे इजराइल को सामान पहुंच रहा था। जॉर्डन में एक विद्रोह जैसी स्थिति है, हुवैता ट्राइब जो वहाँ की है, जिसके महर अल जजी थे जो शहीद हो गए, वहाँ पर विद्रोह की स्थिति है। बहरीन, कुवैत का मैंने बताया आपको, यूएई के बहुत सारे प्रो इजरायली, पूरी तरह से प्रो इजरायली जो उसका रुख है, उसमें देखिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो अंदर ही अंदर जो उसका सिस्टम है यूएई का, वो भी कोलैप्स कर रहा है। तो ये जो देखिए घेरेबंदी, और उस पर नेतन्याहू ने ये कहा, अब ये देखिए यमन के इतने बड़े हमले से ध्यान भी हटाना है, लेकिन नेतन्याहू ने आज डिसाइसिवली कहा, अच्छा, लीफलेट्स भी आईडीएफ ने लेबनान में गिराए, ये कहते हुए कि ये पूरा जो लेबनान और इजराइल बॉर्डर है, सिविलियंस खाली कर दें। इजराइल सिविलियंस खाली करने की बात कर रहा है, कितना वो इस पे सीरियस है कितना नहीं है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां लेबनान हैज सक्सीडेड इन डिस्प्लेसिंग अबाउट मोर देन 500,000 इजरायली सेटलर्स ऑन द लेबनान बॉर्डर, लेबनान ने काउंटर कुछ भी नहीं कर पाई है, वो बड़ी संख्या में लेबनीज को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाई है। अब इजराइल कह रहा है कि हम हमला करेंगे, क्योंकि यमन से उसको ध्यान हटाना है। यमन का दूसरा हमला तेल अवीव में हो गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर तुम हमला करोगे लेबनान पे, तो फिर यमन तो हमला करेगा तेल अवीव के अंदर। उसके पास ऐसे हथियार हैं, तुम कहां कहां लड़ोगे, कोई और तुम्हारा साथ देने को नहीं तैयार है। चारों तरफ से तुम घिर चुके हो। उन 20 लाख लोगों की सोचो जो आज कुत्ते की तरह भाग रहे थे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आज का प्रसारण यहीं पर खत्म करता हूं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।